हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने किडनी को पढ़ा था। किडनी का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या किडनी कैसे काम करती है। हमने वहां पर एक टर्म यूज किया था कि किडनी जिन कोशिकाओं से मिलकर बनती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, इसलिए किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। फिर हमने डिस्कस किया कि किडनी का काम होता है रक्त को शुद्ध करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन, और उसके बाद किडनी का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन करना, यूरिन का निर्माण करना। तो आइए अपन इसी को आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ये सब किडनी में कैसे होता है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे फंक्शन करता है, काम कैसे करता है, ये यदि हम समझ गए तो हमारा आधा काम हो जाएगा। तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन नेफ्रॉन को बनाकर उसको देखते हैं, उसकी क्या कहानी है। स्कूल टाइम में सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। बस एक बार यदि समझ लेंगे ना अपन तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई अपन किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को, क्योंकि वो बनी भी नेफ्रॉन से होती है और उसके जो कार्य है वो भी करता है नेफ्रॉन। हर हिस्से को अभी अपन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, सिंपल है। ठीक, ये नॉर्मल एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, अभी अपन समझेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब समझेंगे अपन इसके अलग अलग हिस्से के, पहले नाम लिख लेते हैं अपन, समझ जाए कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया क्या है, उसके बाद उसके अपन काम को समझते हैं। यदि हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन एक बेलाकार, मतलब बेलनाकार सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर है और एक लंबी सी सेल या कोशिका है जिसे अपन कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है, आप देख सकते हैं। नेफ्रॉन का ये जो सबसे प्रारंभिक हिस्सा है, जैसे कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस सबसे प्रारंभिक हिस्से को कहा जाता है वोमन्स कैप्सूल, या इस हिस्से को हम कहते हैं बोमन संपुट। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। बोमन वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट नेम है, इसलिए हिंदी इंग्लिश एक सा है। ठीक, फिर आगे यदि अपन बात करें तो ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। हिंदी में इस हिस्से को कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। PCT खास तौर पर स्पेशल याद रखना, PCT प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, समझ है ना। कॉन्व्यूलेटेड या कुंडलित का मतलब क्या है कि वो जो ट्यूब है वो सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा, उसमें क्या है, उसमें कॉइल जैसी लिपटी हुई है, तो वो कॉइल टेप, कॉइल मतलब कॉइल जैसा दिख रहा है। जैसे आप समझने के लिए ऐसे ही धागा जैसा है या कुछ स्ट्रक्चर है एक, और उसके बीच बीच में ऐसे ये स्ट्रक्चर समझो, जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर आता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए टर्म यूज हो रहा है कॉइल्ड से, सीधा सीधा नहीं होता है ना। फिर
ये जो लंबा सा ऐसा यू टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है हेनलेस लूप। साइंटिस्ट का नाम है, इसे अपन हिंदी में कहते हैं हेनले लूप। ठीक। और ये जो आगे वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है DCT। बोले तो डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स। हिंदी में इसे अपन कहते हैं दूरस्थ कुंडलित, ये भी कॉइल शेप है, नलिका। नाम से समझ गए, ये वोमन्स कैप्सूल के पास है, इसीलिए इसे कह रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये वोमन्स कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसे कह रहे हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा अपन को दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को अपन कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब, या इसे कहा जाता है संग्रह नलिका। जैसे ये एक नेफ्रॉन आके मिला ना, ऐसे यहां पर बहुत सारी अलग अलग ऐसे नेफ्रॉन आके मिलते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए एक कलेक्टिंग ट्यूब या संग्रह नलिका होती है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर हो गया कि भैया ये हिस्से जो है ये किसमें पाए जाते हैं, नेफ्रॉन में। अब यहां से अब आप इसकी कार्यविधि समझें, बहुत सिंपल है, बस अच्छे से एकाग्र होकर समझें आप। अपन ने पढ़ा कि लीवर जो है ये अमोनिया को NH3 अमोनिया को NH2CO NH2 मतलब अमोनिया को ये किस में बदल देता है, यूरिया। ये जो यूरिया है, ये यूरिया ब्लड के साथ मिलकर पहुंच जाती है हमारी किडनी में। किडनी में ब्लड को ले जाने का काम जो करती है उसे अपन कहते हैं रीनल आर्टरी। कल के डायग्राम में याद होगा अपन ने बनाया था, उसे अपन कहते हैं रीनल आर्टरी, या उसे कहा जाएगा रीनल धमनी। रीनल धमनी वह आर्टरी होती है जो क्या करती है, पहुंचा देती है किसे, यूरिया वाले ब्लड को हमारी किडनी में। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिट गया, मैं इसको लिख दूं हेनले लूप। ठीक, ये काम हो जाता है यहां पर। फिर अब किडनी के अंदर तो इतने सारे नेफ्रॉन है, 10 लाख नेफ्रॉन है ना। और यहां तो रीनल आर्टरी एक ही है, तो एक जो है सब नेफ्रॉन के पास कैसे पहुंचाएगी ब्लड। तो ये जो रीनल आर्टरी है ये किडनी के अंदर जाके इसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसकी सब ऑर्डिनरी यूनिट्स निकल जाती है, अलग अलग ये डिवाइड हो जाती है। तो जब ये डिवाइड होती है तो डिवाइड होके हर एक नेफ्रॉन में ब्लड को पहुंचाने के लिए पाई जाती है एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी, ए से है एफरेंट आर्टरी, अभिवाही धमनी। ये अभिवाही धमनी क्या कर रही है, जो रीनल आर्टरी ब्लड प्लस यूरिया को लाई है, इस ब्लड प्लस यूरिया को हर एक नेफ्रॉन में पहुंचा देती है। जैसे ही ये ब्लड प्लस यूरिया नेफ्रॉन में पहुंचती है, नेफ्रॉन के बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल वाले हिस्से में पहुंचती है, यहां पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ब्लड के प्लाज्मा से, है ना, क्योंकि यूरिया जो है, इस यूरिया को ब्लड तो लाया, आप बोलचाल में कह सकते हैं, लेकिन ब्लड का वह हिस्सा जो इस यूरिया को अपने साथ बाइंड करके लेके आया, बांध कर लेके आया, तो वो प्लाज्मा होगा, है ना। वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर करने में जो हिस्सा मदद करेगा वो प्लाज्मा है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं जानते कि यूरिया क्या है ना, वो अपने साथ उसको लेकर आएंगे, उनके काम अलग है। लेकिन जो ये यूरिया थी, इसको बॉन्ड बना के अपने साथ बंद बनाकर बाइंड करके लेके आने का काम करता है प्लाज्मा।
तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो वोमन संपुट है यहां पर बहुत सारे सब्सटेंस जैसे पानी, जो जो उसमें है ना, पानी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो सब्सटेंस है, यूरिक एसिड, ठीक, और अपन क्या कह सकते हैं, और इसमें क्या रहता है, कैरोटीन, कैरेटिनिन, ठीक, ये सब जो है, ये सभी सब्सटेंस जो है इनका एब्जॉर्प्शन या इनका अवशोषण हो जाता है कहां पर, वोमन्स कैप्सूल में। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये है हेनले लूप। थोड़ी अलग में इसलिए लिख दिया कि वहीं वहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। हेनलेस लूप, ये सभी जो सब्सटेंस हैं इनका ब्लड से एब्जॉर्प्शन हो गया, ऑस्मोसिस से ये सब वोमन संपुट या वोमन कैप्सूल में आ गए, इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये सब जो है इसमें से कुछ तो वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, ये सब शरीर से बाहर हो जाए तो अच्छा है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है। लेकिन पानी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये तो हमारा शरीर फिर से उपयोग कर सकता है ना, कि भाई ये फिर से ब्लड में पहुंच जाए तो शरीर इनको फिर से उपयोग कर ले। तो क्या होता है, यहां पर तो सबका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब सबके एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद ये जो है, ये ब्लड जो प्योर होने आया है ये पहुंचता है कहां पर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब ये समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या करती है कि जो जो यहां से काम का है, क्या क्या है काम का, हमारा शरीर उपयोग कर सकता है पानी, ठीक, हमारा शरीर उपयोग कर सकता है ग्लूकोज, हमारा शरीर उपयोग कर सकता है यहां से एमिनो एसिड। इन सब का ये जो वोमेन्स, ये वाला हिस्सा जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये सब क्या करना चाहता है, एब्जॉर्प्शन, कि भैया इसको मैं काम की चीज को वापस ब्लड में पहुंचा दूं। लेकिन ये जो हिस्सा है ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लूकोज कह लो आप, कार्बोहाइड्रेट कह दो या एमिनो एसिड, इन सभी का यहां पर क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन, इनका यहां पर हो जाता है पुनः अवशोषण, और ये फिर से वापस पहुंच गए कहां पर, ब्लड में। ये जो नेफ्रॉन है ना, इसके पैरेलल जो है ब्लड डक्ट्स चलती रहती है, रुधिर वाहिनी, लेकिन वो डायग्राम में नहीं बना है, भारी कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर तो चीज समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए मैं इसको बहुत सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर क्या हुआ, वोमन संपुट में प्लाज्मा से वोमन संपुट ने सब एब्जॉर्ब कर दिया जो काम का था और जो वेस्ट मटेरियल था। अब जो काम का है यदि उसको अपन शरीर से यूरिन के साथ बाहर करना है तो शरीर में तो वो सब की कमी हो जाएगी। तो क्या होता है, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये ऐसे पदार्थ जो हमारा शरीर फिर से उपयोग कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसका रीअब्जॉर्प्शन करती है और वापस ब्लड में पहुंचा देती है कि भैया ब्लड इसको शरीर में लेके जाओ, फिर से काम लो, ठीक। फिर उसके बाद ये जो ब्लड है ये पहुंच जाता है हेनले लूप में। हेनले लूप के जो डायमीटर है ना वो थोड़ा सा कम होता है, तो ब्लड वहां थोड़ा ज्यादा प्रेशर से जाता है, ठीक है। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। आप सटक से पानी डालते हैं तो देखना सटक का मुंह दबाते हैं तो पानी फोर्स से निकलने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि, तो वैसे ही होता है यहाँ पर इनका जो डायमीटर है थोड़ा कम होता है तो पानी यहाँ तेजी से जाता है। अब जब पानी तेजी से फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड प्लस यूरिया यहां से तेजी से फ्लो होता है, तो क्या होता है उस समय इससे बहुत सारा जो वाटर है इसका यहां पर क्या होने लगता है, रीअब्जॉर्प्शन, ये फिर से ब्लड में जाता है ताकि शरीर उपयोग कर सके। अब जब ब्लड प्लस यूरिया आगे बढ़ रहे हैं और उससे पानी बाहर निकल गया, तो पानी बाहर निकलने की वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बढ़ गई, और सांद्रता बढ़ गई और वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और विस्कस हो गया और आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़कर क्या होगा, इससे जो सॉल्ट है, इसमें जो मिनरल्स है, सॉल्ट है, जैसे अपन क्या कहें सोडियम क्लोराइड, आयंस है, इन सब का यहां पर फिर से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन, वो वापस ब्लड में चले गए। अब इन सब प्रोसेस के बाद जो बचा वो पहुंच जाता है कहां पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स।
दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका देखती है कि भैया ऐसा कोई पानी जो हमारा शरीर फिर से उपयोग कर सके, ऐसे कोई सॉल्ट्स जिसे हमारा शरीर उपयोग कर सके, इन सभी का ये भी क्या कर लेगी, रीअब्जॉर्प्शन। इनका यहां पर क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन, और ताकि ये सब वापस कहां पहुंच सके, ब्लड में। अब इतने रीअब्जॉर्प्शन के बाद यदि कुछ बच गया तो अब वो अपने कोई काम का नहीं है, और जो अपने काम का नहीं है वो अपने लिए कहलाएगा वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ। और यहां पर वही वेस्ट मटेरियल क्या कहलाता है, यूरिन। इस यूरिन को कलेक्टिंग ट्यूब या संग्रहित नलिका में इकट्ठा करके अपन रखते हैं। फिर आगे उसकी क्या कैसी कहानी होती है, उस कहानी को भी अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि इस यूरिन को कलेक्ट करके अलग अलग, हर नेफ्रॉन ने अपना यहां पर वेस्ट मटेरियल पहुंचा दिया, इस कलेक्टिंग ट्यूब में क्या कलेक्ट हो गया है, यूरिन। ठीक, कौन कौन आए पे, ब्लड प्लस यूरिया। तो ब्लड जो है उससे जो जो चीज काम की थी, बेकाम थी, उसको ले लिया, जो काम का था उसे वापस कर दिया। यूरिया जैसी चीज खत्म, यूरिया किसमें बदल गई, यूरिन में। अब ये जो ब्लड है ये वापस जाएगा साफ होने के बाद, तो इस ब्लड को ले जाने का काम करती है इफरेंट आर्टरी। ठीक, फर्क समझना, ये एफरेंट है, ए है यहां पर, एफरेंट आर्टरी, और वापस लेकर जा रही वो इफरेंट आर्टरी है। हिंदी में इसे कहते हैं अपवाही धमनी। और ये इस शुद्ध रक्त को, जिससे यूरिया निकल गई है, यूरिन अलग हो चुकी है, उस शुद्ध रक्त को हार्ट में, हृदय में पहुंचा देगी। फिर हृदय से वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होगा, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, और वो फिर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा, है ना। हार्ट से जाएगा रेस्पिरेशन के लिए लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन लाएगा, फिर हार्ट उसको पूरे शरीर में पहुंचा देगा। तो ये प्रोसेस होगी, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलो एक बार बहुत क्विक इसको समझ लो आप। लीवर क्या करता है, हमारे अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। अब ये जो यूरिया है ये ब्लड के साथ मिलकर उसमें डिसॉल्व होकर रीनल आर्टरी की मदद से पहुंच जाती है हमारी किडनी में। रीनल धमनी, रीनल आर्टरी इस सॉल्यूशन को जब किडनी में पहुंचाती है तो इसको किडनी हर एक नेफ्रॉन में पहुंचाना है। तो नेफ्रॉन में ले जाना इसके बस का तो है नहीं, क्योंकि रीनल आर्टरी एक है। तो रीनल आर्टरी बहुत सारे डिवाइड पार्ट में डिवाइड हो जाती है और ब्लड पहुंचा देती है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में ब्लड लोग जो लेकर जाती है उसे कहते हैं एफरेंट आर्टरी, या उसे कहा जाता है अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी वह ब्लड लेकर आ रही है जिसमें ब्लड और यूरिया है। ये ब्लड जैसे बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल में पहुंचता है, यहां पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से बहुत सारे सब्सटेंस जैसे पानी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरोटीनॉइड और सॉल्ट्स, बहुत सारे मिनरल्स, आयंस, ये सभी यहां पर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो चीज वेस्ट मटेरियल है, जैसे ये यूरिया, यूरिक एसिड, कैरोटीनॉइड, ये सब क्या है, वेस्ट मटेरियल है। ये बाहर हो जाए अच्छी बात है, चाह ही रहे अपन कि ये बाहर हो जाए, लेकिन यदि ये सीधे बाहर हो गए तो ये अपने साथ बहुत सारे काम के पदार्थ भी लेकर चले जाएंगे और यूजफुल सब्सटेंस हमारे शरीर में कम हो जाएंगे। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंस है, उपयोगी पदार्थ है, इन्हें फिर से हमें ब्लड में पहुंचाना है। और जब हम उपयोगी पदार्थ को फिर से ब्लड में पहुंचाते हैं तो इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, या इसे कहते हैं पुनः अवशोषण। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है, ये जो सॉल्यूशन है ये आगे बढ़ा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके पास आया ब्लड। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका ने कहा कि भैया ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, मिनरल्स, ये सब काम के हमें दे गए, वो इनको कुछ ले जा लो। तो पीसीटी कहेगा कि भैया मैं सब तो नहीं ले जा सकता, लेकिन जो जो मेरे पास आ सकते हैं, जो जो मेरे पास क्या हो सकते हैं, पीसीटी जिनको जिनको अपने ऊपर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। सबको तो वो नहीं ले पाएगा, सबका आकार अलग अलग होता है। तो पीसीटी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स, जो जो काम के हैं उसे रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देगा कि भैया लो ब्लड तुम रखो, शरीर को दो, शरीर काम करेगा। फिर ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये पहुंचता है हेनले लूप में।
ये जो हेनले लूप है इसका डायमीटर कम होता है और यहां ब्लड थोड़ी ज्यादा प्रेशर से जाता है। तो जब ब्लड नीचे या डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो उस समय यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, और जब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो उस समय यहां पर सॉल्ट का यहां पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होकर ये भी कहां पर पहुंच गए, हमारे ब्लड में। वाटर और सॉल्ट का भी यहां पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, और ये सभी के सभी पहुंच जाते हैं कहां पर, हमारे ब्लड में। उसके बाद ये आखिरी में पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका देखती है कि भैया कुछ बचा तो नहीं है, और यदि उसमें बचे हुए वाटर और सॉल्ट्स हैं तो उसका ये क्या कर देगी, रीअब्जॉर्प्शन, कि भैया ये बच गया था ये भी ले जा लो। अब इतने रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण के बाद जो बचेगा वो अपने कोई काम का नहीं है, उसे अपन वेस्ट मटेरियल कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। और वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहलाता है यहां पर यूरिन। यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट रहता है, जिसे फिर हम आगे शरीर से बाहर कर देते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां पर आप नेफ्रॉन की मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन याद रखना है, देखो, है ना। नेफ्रॉन में ब्लड कौन लाएगा, एफरेंट आर्टरी, अभिवाही धमनी। नेफ्रॉन से वापस ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है, इफरेंट आर्टरी, अपवाही धमनी। ठीक, सभी पदार्थों का अवशोषण कहां पर होता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, तो बोमन संपुट में। फिर कहा जाए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स, इनका आयंस, इनका रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है, पुनः अवशोषण, तो आपका आंसर हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पानी का और सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है, हेनले लूप में, याद कर लो। पानी और सॉल्ट दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं तो घुले हुए हैं, याद रख लो ऐसा। पानी और सॉल्ट दोनों का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, हेनले लूप में। आखिरी में ये सब्सटेंस पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, जहां पर बचे हुए पानी और सॉल्ट का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो ब्लड में पहुंच जाता है। इस पूरे रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा वो अब वेस्ट मटेरियल है, यूरिन, जो कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट रहता है, उसे हम कर देंगे शरीर से बाहर। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है इसकी प्रोसेस। ठीक, चलो इसको मैं थोड़ा आपको किडनी से रिलेट करके बता दूं, क्योंकि ये तो अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किडनी में इसको देखेंगे तो कैसा देखेगा ये समझते हैं। चलो देखेंगे, अपन ने क्या कहा, कल अपन किडनी पढ़ चुके हैं, तो मैं बहुत नॉर्मल सिर्फ इसको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये किडनी हो गई। ठीक, किडनी में कल आप याद करो अपन ने बनाया था ऐसा शंकु आकार, कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर बनाया था, जिसे अपन ने नाम दिया था पिरामिड। इस पिरामिड में अपन ने यहां बाहर की तरफ ये हिस्सा बनाया था, ये हिस्सा कहलाता है वोमन संपुट, वोमन्स कैप्सूल, जिसको अभी अपन ने पढ़ा। और ये जो बाहर की तरफ अपन यहां पर लाए थे, ये वाला जो हिस्सा है ये है कलेक्टिंग ट्यूब, संग्रह नलिका। ऐसे ही इसमें बहुत सारे पिरामिड है ना, बहुत सारे पिरामिड से सबके क्या आएंगे, कलेक्टिंग ट्यूब, संग्रह नलिका, सभी की यहीं पर आएंगी। ये जो किडनी का हिस्सा खाली वाला हिस्सा है, इस खाली हिस्से को कहा जाता है पेल्विस, जहां पर सबके क्या आ रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये सभी नेफ्रॉन का क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब, संग्रह नलिका, या जिसे अपन कहेंगे कलेक्टिंग ट्यूब। ये संग्रह नलिका किडनी के जिस हिस्से में आ रही है उस हिस्से का नाम है पेल्विस। ठीक, यहीं पर अपन ने अगर याद करो बनाया था यूरेथर, मूत्रवाहिनी, या जिसे अपन क्या कहते हैं, यूरेथर। तो कलेक्टिंग ट्यूब का जो यूरिन यहां पर कलेक्ट हुआ, ये यूरिन क्या होगा, यहां पर पेल्विस में कलेक्ट हो रहा है, और यूरेथर की मदद से ये आगे पहुंच जाएगा। ये जो यूरेथर है, या जिसे अपन कहते हैं मूत्रवाहिनी, ये यूरेथर क्या करेगा, इस यूरिन को लेकर आगे बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा, क्या करेगा, वो सब अपन पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूजन होगा इसलिए बिल्कुल नोट नहीं लो। यूरेथर क्या करेगा, इसे आगे पहुंचा देगा, फिर इसको अपन शरीर से बाहर करेंगे। ब्लड जो लेकर आ रही थी उसका नाम क्या था, रीनल आर्टरी,
और वापस जो ब्लड लेकर जा रही है उसका नाम क्या है, रीनल वेन, या जिसे अपन कहते हैं रीनल सिरा, करके डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किडनी में ब्लड कहां से आता है, किडनी में ब्लड कहां से आता है, तो आपका आंसर होगा किडनी में ब्लड लीवर से आता है, क्योंकि लीवर ही क्या करता है, यूरिया बनाता है। ये यूरिया ब्लड के साथ मिल जाती है और इसे किडनी में पहुंचाने का काम कर देती है रीनल आर्टरी, या जिसे अपन कहते हैं रीनल धमनी, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब किडनी से रक्त शुद्ध हो गया, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, तो वो ब्लड कहां जाता है। जब किडनी से रक्त शुद्ध हो जाता है, ये तो यहां से यूरिन चले गए, ब्लड साफ हो गया, जब किडनी से रक्त शुद्ध हो जाता है तो उसे किडनी से बाहर लेकर जाती है रीनल वेन, इसे अपन कहेंगे रीनल सिरा। और ये जो रीनल सिरा है ये इस ब्लड को पहुंचाती है कहां पर, हमारे हार्ट में, हृदय में। हार्ट से ये ब्लड जाएगा लंग्स में, वहां पर वो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड वाला काम हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, फिर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक, तो किडनी में ब्लड कहां से आता है, यकृत से। किडनी से ब्लड कहां जाता है, हार्ट या हृदय में। ठीक, रीनल आर्टरी एक थी जो लेकर आई, जब सब नेफ्रॉन के पास उसको जाना है तो उससे लेकर जाती है एफरेंट आर्टरी, अभिवाही धमनी। जब सब नेफ्रॉन ने रक्त को साफ कर दिया तो हर नेफ्रॉन से वापस लेकर जो आई वो है इफरेंट आर्टरी, अपवाही धमनी, और वो सब आके एक साथ मिल गई कि किडनी से बाहर ले जाने करके, तो किडनी से बाहर लेकर कौन आ जाती है, रीनल वेन, रीनल सिरा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना ले, या मान लो पढ़ रहे हैं तो पॉज कर करके अच्छे से समझे सुने। आप देख लेना, कोई भी मॉक टेस्ट लगा लो, चाहे रेलवे, एसएससी, आप व्यापम, एमपीएसआई, पीएससी प्री दे रहे हो, आप कुछ भी कहीं पर भी आप पेपर लगा के देख लो, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का क्वेश्चन मिलेगा ही। और आप पेपर लगा के देख लेना, उसमें जैसा अपन ने ये जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ना, ये सीधे इनकी लाइन मिलेगी, यही क्वेश्चन है जो इससे ज्यादा आते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको आप समझेंगे। अभी अपन और इसको पढ़ेंगे, है ना, कि क्या कैसा क्या काम करता है, लेकिन अब उसमें बहुत डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले मैंने कल किडनी का इंट्रोडक्शन बताया जो डायग्राम बेस्ड था। आज अपन ने फोकस किया नेफ्रॉन का जो पूरे तरीके से डायग्राम बेस्ड था। अब अपन इनके मैकेनिज्म को समझ गए, इनके कहां क्या है ये समझ गए, अब बाकी इनके पॉइंट्स अपन धीरे धीरे समझते चलेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। कोई भी डाउट आपको आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स के पास तो मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप नंबर में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, पढ़ें, अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, एग्जाम जरूर निकलेगा। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।